हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन कंपनीज एक्ट का जो कंपाइलर हमारा चल रहा है, जहां पे हम लोगों ने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर कर लिए, जिसमें जून अटेम्प्ट में जब हमारा जून 2024 में पहला एग्जाम हो रहा था सीए फाउंडेशन एज पर न्यू सिलेबस, जिसमें लॉ 100 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला था, उसके तीनों मॉक टेस्ट पेपर हमारे चैनल पे मैंने डिस्कस कर लिया और स्पेशली कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन निकाले हुए। ये इसलिए क्या है दोस्तों, ताकि जो 21 मार्क्स का वेटेज आईसीआई ने कहा है कि 21 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। हमने देखा, नोटिस किया कि हर अटेम्प्ट में 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सात 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 तीन क्वेश्चन, मतलब 4 और 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन आपको 21 मार्क्स तो मिले। एमटीपी देखने के बाद मेन एग्जाम में क्या उसका फायदा होता है? यस दोस्तों, ये 3 एमटीपी जिस बच्चों ने सीरियसली की होगी, उन्हें जो जून का पेपर दिया वहां पे उसी से कंसेप्ट से रिलेटेड, ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, क्वेश्चन मिले। तो मतलब आपके मॉक टेस्ट पेपर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो सितंबर का सेकंड मॉक टेस्ट करने वाले हैं। एमटीपी 1 जैसे ही हमने किया तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि मेन पेपर भी हमारे पास था सितंबर का, कि बहुत लेंदी पेपर था और एमटीपी 1 ने वो बता दिया था कि ऐसे हो सकता है ना? तो इसीलिए एमटीपी करना है। और दोस्तों, आज हम जो एमटीपी 2 पे है, वहां पे क्या पूछा गया पहले मैं आपको बता दूं। 21 मार्क्स के सवाल, यस दोस्तों, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे केस स्टडी पूछा गया है 4 मार्क्स का। 3 मार्क्स का फॉरेन कंपनी, तो क्लासेस ऑफ कंपनी से एक सवाल आ गया। कॉर्पोरेट व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहूं तो आपको 10 मिनट में, 5 मिनट में बता सकता हूं कंसेप्ट क्या है। इंडोर मैनेजमेंट हम सबको पता है, प्रीवियस एमटीपी में कवर हो चुका है, बट यहां पे मैं क्यों आया हूं? ताकि जिन बच्चों को केस स्टडी रीडिंग में प्रॉब्लम है, मतलब सर आगे का पढ़ते पीछे भूल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता, तो भाई उन्हीं बच्चों के लिए खास ये सेशन बन रहा है। और जिनको ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखना है उनके लिए भी फायदा है। दोस्तों, अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में अपडेट आ चुका है, आपको विद इन 1 to 2 वीक्स सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। अब तो अपडेट हुआ है, धीरे धीरे आपको बताऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे उसे यूज करना है। ऐप पे जरूर आइएगा, ताकि आप लोगों को बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। ये नोट्स पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाने वाले थोड़े दिनों बाद। अब देखिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन 1 आपको पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 1 में 7 मार्क्स के लिए आता ही है। ये बहुत बड़ा केस स्टडी है। आप एक काम कीजिए, ट्राई कीजिए कि इस लेक्चर को पॉज करो और ये पूरा केस स्टडी पढ़ो, और आपको क्या समझ में आता है। ये तो मैं बता रहा हूं इंडोर मैनेजमेंट, वहां पे थोड़ी ना, वहां पे कहीं पे भी ये शब्द आया ही नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब कोई टीचर बताता है तो हम लोग हाँ बोले, सर ठीक है इंडोर मैनेजमेंट ठीक, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो लेक्चर पॉज करो और पढ़ लो तो एक बार। आई होप आपने किया होगा। नहीं किया, चलो मैं आपको बताऊं क्विकली। अगर कर लिया तो आगे कर लेना, स्पीड बढ़ा देना, 1.5 या 2 के स्पीड पे देखना। क्या है दोस्तों, मिस्टर मोहन नाम का व्यक्ति है जो गुड्स परचेस करता है सनफ्लावर लिमिटेड से। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे ध्यान से समझते जाना, पढ़ते जाना करके। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए। मिस्टर मोहन नाम का व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया सर, गुड्स परचेस किए सनफ्लावर लिमिटेड से। कैसे गुड्स परचेस किए? उधार पे, तो पैसा देना पड़ेगा। होता क्या है बेटा, 1 महीने का उन्हें क्रेडिट पीरियड मिलता है। किसको? मिस्टर मोहन को। लेकिन ड्यू डेट से पहले मोहन चले जाते हैं कंपनी में, और उन्हें पे करना होता है अमाउंट जो उनका ड्यू था। लेकिन जब वो कंपनी में जाते हैं तो उन्हें वहां पे रमेश नाम का पर्सन दिखता है, जो फैक्ट्री सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, और वो रमेश कहते हैं मोहन जी को कि मोहन जी, हमारे जो अकाउंटेंट है और कैशियर है वो लीव पे, लीव मतलब क्या बेटा, छुट्टी पे है करके। और वो जो मिस्टर रमेश है वो कहता है कि मैं इंचार्ज हूं रिसीविंग फॉर रिसीविंग मनी, आप चाहो तो मुझे पैसा दे सकते हो। मिस्टर रमेश ने पैसे लिए और मनी रिसीट इशू कर दिया उसके सिग्नेचर के अंदर मोहन को। केस समझ रहा है बेटा? आई होप आपने पढ़ा रहेगा, आपको इतना ही क्लियरली समझा होगा। ठीक है सर, दे दिया तो मोहन को टेंशन मिट गया कि भाई चलो मैंने पैसा चुका दिया है और रिसीट भी दे दिया। लेकिन होता क्या है, 2 महीने बाद ये जो सनफ्लावर लिमिटेड है ये नोटिस इशू करता है मोहन जी को। किस चीज का नोटिस? आप शॉक हो जाओगे। वो कहता है कि नॉन पेमेंट, आपने पैसा दिया ही नहीं है, ऐसा कंपनी कह रहा है। ठीक है, ड्यू डेट के अंदर आपने पैसा नहीं दिया। तो मिस्टर मोहन इन्फॉर्म करते कंपनी को कि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया ड्यू जो भी था, और वो इससे आगे किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ही ऑल्सो कंटेंडेड, उनका यह भी कहना था कि रमेश ये इंप्लॉय है कंपनी का, हु हैड मेड द पेमेंट एंड बीइंग आउटसाइडर, मतलब मोहन तो आउटसाइडर है, तो बीइंग आउटसाइडर ही ट्रस्टेड द वर्ड्स ऑफ मिस्टर रमेश, उन्होंने रमेश के वर्ड पे विश्वास दिखा। और ये उसको काम देने का जो भी किस्सा है, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। और जैसे ये वर्ड आपको समझता है बेटा, तो आपको समझने चाहिए इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन आईसीआई ने क्या पूछा आपको 4 मार्क्स के लिए, कि बताइए, एनालाइज कीजिए सिचुएशन को और डिसाइड कीजिए क्या ये जो मोहन है वो लाइबिलिटी से मुक्त रहेगा या उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा। बताइए तो दोस्तों। कुछ बच्चे कहेंगे, जो भी आंसर यार आपका बोलो, मेन आंसर तो ये है कि यस,
मिस्टर रमेश, मिस्टर मोहन सॉरी इज फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी, तो यस वो फ्री रहेंगे। लेकिन अगर केस स्टडी है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, प्रोविजन लिखते हैं। अब आईसीआई ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोविजन में हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो पहले तो लिखता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कनेक्ट हो जाना चाहिए था आपको। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, प्रीवियस सारे लेक्चर देखना, मैं अगेन आपके लिए ये सजेस्टेड आंसर है, एज इट इज लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आपको एक अंदाजा मिलता है कि अपने ओन लैंग्वेज में भी लिखना है तो कैसे करें। प्रोविजन क्या कहता है, देखो बेटा, यहाँ पे हो सकता है ज्यादा चीजें दी हो, मैं आपको हर एक वर्ड वापस से एक्सप्लेन करूंगा, आप ज्यादा स्पीड पे देख रहे हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद आ रहा है। क्या होता है पता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील कर रहा है, मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझना, जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ये अज्यूम करेंगे, हम ये मानेंगे कि उस व्यक्ति ने सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एंड एसोसिएशन पढ़ लिया और उसे समझा, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता था। और इसमें इतना होने के बावजूद अगर वो कंपनी से डील करता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार रहेगी नहीं। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन आ गया। अब आपको ये लिखना है, ऐसे जरूरी नहीं, इंडोर मैनेजमेंट लिखिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज नॉट मीन दैट आउटसाइडर, ठीक है, डीम टू हैव नोटिस द इंटरनल अफेयर्स। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब सिर्फ एमओए और एओए से रिलेटेड था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कभी नहीं कहता कि इंटरनल अफेयर के बारे में पता होना चाहिए कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस, an act of authorized by article or MOA, the outsider is entitled to assume that all detailed formalities for doing the act have been observed। कि आप कंपनी में जाइए, पैसे दे दीजिए और वहां पे कोई व्यक्ति बैठा है तो हम मानेंगे कि वो व्यक्ति इसीलिए बैठा है क्योंकि कंपनी ने उसे अथॉरिटी दी होगी। आउटसाइडर ये मान सकता है, उसे नहीं पता कि अंदर क्या बातें चल रही थी। सॉर्टेड एंड सिंपल। तो क्या कहना है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू पर्सन डीलिंग विद कंपनी थ्रू डायरेक्टर और अदर पर्सन। दे आर इंटाइटल टू अज्यूम, इनटाइटल मतलब उनको ये अधिकार है कि वो अज्यूम करे दैट एक्ट ऑफ द डायरेक्टर या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी आर वैलिडली परफॉर्म इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ देयर अपेरेंट अथॉरिटी। जो नजर के सामने दिख रहा है, अगर वो लग रहा है कि भाई ये इनके कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि वो बकायदा रिसिट भी दे रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा एमटीपी का क्वेश्चन है, आप जरा प्रीवियस एमटीपी के सारे लेक्चर देखिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सेम क्वेश्चन है सेम, लेकिन वहां पे क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अगर वो बंदा आपको रिसीट नहीं देता तो उसमें वो व्यक्ति की गलती होती। एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी, जरा पढ़िएगा, अगर आपको डाउट है तो वहां पे जाइए। अभी यहाँ पे मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता, सिंपल बात चल रही है, देखिए। So long as act is validate under article if done in particular manner, an outsider dealing with company is entitled to assume that he has been done in manner required। तो अभी आपको इतना इंग्लिश नहीं आता, इट्स ओके, बोलने का कि भाई जो भी व्यक्ति गया था उसने अगर अथॉरिटी और सिग्नेचर करके रिसीट भी दिया है और वो कह रहा है वहां का एम्प्लॉय है, तो हो सकता है आप ये अज्यूम करो कि वो इंटाइटल अधिकार रखता है कि पैसा रिसीव करे, क्योंकि वो आपको बकायदा नोट रिसीट दे रहा है। ठीक है, अब ये प्रोविजन हो गया। फैक्ट ऑफ द केस आप लिखते हो इन द गिवन क्वेश्चन, मोहन ने पेमेंट किया रमेश को और मिस्टर रमेश ने, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रिसीट भी दिया मोहन को। दस, इट विल बी राइटफुल ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर मोहन टू अज्यूम दैट मिस्टर रमेश वाज ऑथोराइज्ड टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। क्यों सर, क्योंकि आप एक वर्ड आया कि उन्होंने रिसीट दिया, ये लिखना मत भूलना। रिसीट दिया तो हम मान लेंगे कि ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी, इसी पे पूरा क्वेश्चन का आंसर घुमा है। अगर ये रिसीट नहीं देता ना तो फिर मोहन लायबल हो जाता, रिसीट पे ही आंसर घुमाए दोस्तों। ठीक है, हिंस, फिर आप कंक्लूजन पे आ जाओ। देखो प्रोविजन लिखा, फैक्ट लिखा, हिंस मतलब कंक्लूजन। मोहन विल फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेस फ्रॉम सनफ्लावर लिमिटेड, ही हैज पेड अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दैट्स ऑल। तो आपने प्रोविजन लिखा, आपने फैक्ट लिखा और आपने कंक्लूजन लिखा, दैट्स ऑल। इंस्टीट्यूट ने तो ऐसा कुछ बाइफरकेशन नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐसा लिखो, लिखा तो भी चलेगा। अल्टीमेटली कंसेप्ट मैंने बेटा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन डन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, कि जहां पे पहली बार आउटसाइडर्स के बिहाफ पे या आउटसाइडर के बारे में सोचा गया है कि इंटरनल अफेयर्स अगर कुछ होते हैं, कुछ बदलता है तो उससे आउटसाइडर का लेना देना नहीं, इसलिए मोहन लाइबल रहेंगे नहीं, खत्म। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा था, जरा देखिए। माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर। सबसे पहली बात तो आपको इधर ही समझ में आना चाहिए था, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर आपने फॉरेन कंपनी पढ़ा है तो आपको आंसर इधर ही समझ में आ जाता, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा कि ऑफिस सिंगापुर में है।
एक्सप्लेन इन डिटेल मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, आपको पूछा कि बताइए फॉरेन कंपनी क्या होता है, एंड एनालाइज वेदर द माइक लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी, और बताइए क्या माइक लिमिटेड को फॉरेन कंपनी कहा जाना चाहिए, क्योंकि एस्टैब्लिश उसका जो ऑफिस है वो सिंगापुर में हुआ है एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। 3 मार्क्स का सवाल था। और ऐसे ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये नहीं पूछा व्हाट इज फॉरेन कंपनी, अच्छा वो पूछने के साथ साथ सिर्फ यही नहीं पूछा, उसके साथ पूछा कि ये जो दिया है केस वो बताइए क्या फॉरेन कंपनी है क्या। तो बेटा प्रोविजन लिखोगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। इट मींस फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, देखो ये कीवर्ड था ना, मैंने आपको बताया इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has place of business in India whether itself or through agent या फिर physically or through electronic mode जैसे Amazon, and conduct any business activity in India other means since Mike Limited company incorporated in India क्योंकि वो भारत में रजिस्टर्ड हुई है, hence it cannot be called as foreign company, विषय खत्म, तो उसे फॉरेन कंपनी कहा जाएगा ही नहीं क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड क्या है इंडिया, इन इंडिया। Even though liaison officer was officially established in Singapore, it would not be called foreign company as per the provision of Companies Act 2013। That's all। 3 में से 3 मार्क्स आपको इतना लिखते तो मिल जाते दोस्तों, इतना ही लिखना था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है मालिक, एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पे, वो अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था इस चैप्टर में से। और क्या क्वेश्चन था जरा देखिए, थोड़ा आपके लिए मैं स्पीड में ही बता रहा हूं वैसे तो, ठीक है। चलो आप लगता है तो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, मिस्टर राजीव असेसी वॉज वेल्दी, वेल्दी मैन, वेल्दी मतलब उसने बहुत पैसा कमा के रखा, ह्यूज अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो ये पैसा छुपाने के लिए कोई कंपनी बना रहा होगा भाई, ऐसे मुझे लग रहा है। राजीव नाम का जो असेसी, असेसी मतलब इनकम टैक्स का लैंग्वेज है बेटा, बहुत बच्चों को ये समझ भी नहीं आता वर्ड। एक ऐसा पर्सन असेसी जो बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा कमा रहा है, डिविडेंड पता है ना, जो शेयर से रिटर्न मिलता है और इंटरेस्ट के थ्रू। He formed 3 private company and agree with each to hold block of investment as an agent of their। समझ रहा है ये क्या कर रहा है, 3 कंपनी बना रहा है और उन तीनों कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है एज एजेंट। The dividend and interest income received by the company was handed back to Mr. Raju as pretended loan। और इसको कैसे वापस दिया जा रहा है, मतलब कंपनी को लोन की तरह। This way, Mr. Raju divided his income into 3 parts, a bit to reduce tax liability। बेटा ये जैसे ही आया ना reduce tax liability, कहीं पे भी उन्होंने यहाँ पे कॉर्पोरेट विल का वर्ड इस्तेमाल किया है क्या, जरा ध्यान से देखो। ये तो मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट विल से रिलेटेड है, लेकिन पेपर में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। डायरेक्ट शब्द ना तो इंडोर मैनेजमेंट दिया था ना तो कॉर्पोरेट विल दिया हुआ है, देखिए। डिसाइड फॉर व्हाट पर्पस 3 कंपनी वर स्टैब्लिश, बताइए क्यों ये बनाई गई थी, एंड वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल 3 कंपनी में बी डिसरिगार्डेड। लीगल पर्सनैलिटी का मतलब ही होता है बेटा कॉर्पोरेट जो विल है, डिसरिगार्डेड मतलब क्या, वो हटा दिया जाएगा। क्या इन 3 कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा या नहीं? क्या ये टैक्स इवेजन के लिए बनी है? आंसर इज यस। आप समझो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में कि अगर आप अपने लाइबिलिटी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कोई कंपनी फेक बनाते हो तो उससे कॉर्पोरेट विल हटाया जाएगा और ये बंदा लाइबल रहेगा। देखिए बेटा, यस डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ेंगे। The House of Lords in Solomon versus Solomon Company laid down that company is person different and separate from its member। ठीक है, हमें पता है कंपनी और मेंबर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। Therefore has an independent separate legal status and exist an independent separate legal existence होता है from its member who have constituted the company। तो भाई ये तो उन्होंने पहली क्या बात की, सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस का रेफरेंस दिया और कहा कि मेंबर और कंपनी दोनों अलग है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर है, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो मेंबर अलग, कंपनी अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ये बना दिया, ये बोल दी पहली बात। तो ठीक है भाई, ऊपर का जो केस था उसमें व्यक्ति अलग और 3 कंपनी अलग, लेकिन सुनिए, बट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस सेपरेट एंटिटी ऑफ कंपनी में भी इग्नोर। लेकिन कुछ ऐसे कहानियां, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे धोखे जिसमें हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करेंगे बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स के द्वारा इसे इग्नोर किया जाता। कब सर? when that happened, the court ignore the corporate entity of the company and look behind the corporate facade and hold the person in the control of management of its affair liable for the act of company। और हम देखेंगे कि उस कंपनी के पीछे एक्चुअली कौन लोग हैं। बिहाइंड क्या बेटा, ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो, बिहाइंड द कॉर्पोरेट फैसेट, उसके पीछे एक्चुअली क्यों, कौन लोग है, क्यों बनाया गया है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कंपनी अलग, भाई कंपनी को थोड़ी ना जेल में डाल सकते,
क्या क्या किस पर्पस के लिए बनाया? अच्छा, टैक्स के लिए। देखो, वेयर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म बाय सर्टन पर्सन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्स। इवेड मतलब चोरी करना टैक्स की। डिविडेंड कमाया तो टैक्स देना पड़ता ना, इंटरेस्ट से इनकम कमाया तो टैक्स देना पड़ता, और टैक्स की चोरी करने के लिए इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हटा दिया, अलग अलग इसमें डाल दिया, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो। द कोर्ट हैव डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब पावर, कोर्ट के पास ये पावर रहेगा बेटा, अधिकार रहेगा, टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड टैक्स द इनकम इन द हैंड ऑफ क्या बेटा, अप्रोप्रिएट असेसी। तो वो कॉर्पोरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड कर देंगी और उस व्यक्ति के हाथ में जिसने वो पैसा कमाया उसमें टैक्स चार्ज करेगी, टैक्स लगाएगी। ओके, द प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द अफोरसेड फैक्ट, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है ये ऊपर का, वो इसी फैक्ट से रिलेटेड है। द थ्री कंपनीज वर फॉर्म बाय एसएससी प्योरली एंड सिंपली अ मीन टू अवॉइडिंग टैक्स, एंड कंपनीज वर नथिंग मोर देन क्या बेटा, एक फेक कंपनी थी ऑफ द एसएससी हिमसेल्फ। देयरफॉर द होल आइडिया ऑफ मिस्टर राजीव वाज सिंपली टू स्प्लिट इनकम इनटू थ्री पार्ट्स इन व्यू टू इवेट टैक्स। तो एक सिंपल सा उसका पर्पस यही था कंपनी बनाने का, कि वो सारा का सारा इनकम तीनों कंपनी में डाल दे, ताकि उसका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए या टैक्स की वो चोरी कर ले। नो अदर बिजनेस वॉज डन बाय द कंपनी, और इसके अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस कंपनी का था ही नहीं। And the legal personality of three private company may be disregarded because the company were found only to avoid tax liability। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो लीगल पर्सनैलिटी है उसे हम डिसरिगार्ड कर देंगे, क्योंकि वो टैक्स छुपाने के लिए बनाई गई थी, चोरी करने के लिए बनाई गई थी। इट कैरिड नो अदर बिजनेस बट वाज क्रिएटेड सिंपली टू लीगल एंटिटी ऑस्टेंसिबली रिसीव द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड हैंड देम ओवर टू असेसी एज प्रिटेंडेड लोन। वो उससे पैसा लेंगे और असेसी को वापस लोन करके देंगे। द सेम वाज अफेल श्री दिनशाव मानिक जी क्या बेटा, पेटी। अभी ये तुमको ये याद आए तो ठीक है, जुग्गीलाल वाला केस वर्सेस कमिश्नर, नहीं याद आया तो ठीक है, मतलब ये याद करना पढ़ना तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, नहीं तो इट्स ओके, आपने इतना भी लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई और बहनों, 7 मार्क्स का सवाल था, आपको घुमा फिरा के आंसर तो पता था, सिर्फ उसे अभी कैसे लिखना है एक बार ये आंसर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। दैट्स ऑल बेटा, 7 में से 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इंस्टीट्यूट क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखती है, इतना याद रखना, ऐसे नहीं कि 3 पेजेस 2 पेजेस लिखना, आपको टू द पॉइंट बात करनी है, खत्म सर, आंसर डन हो गया। अब हम आएंगे राजा 3B लास्ट क्वेश्चन के हमारे इस सीरीज पे, दैट इज क्लासेस ऑफ कंपनी। और आपको पूछा गया था इसमें गवर्नमेंट कंपनी, इतना ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या बताऊं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार लेक्चर पॉज कीजिए और आप लोग हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप को सवाल पूछिए, क्या मुझे क्वेश्चन इंटरप्रेट हो रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन, चलो फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, पढ़ लिया आपने, बोलो यस और नो। दोस्तों, अब आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनी आपने पढ़ा हुआ है। अब आप जरा क्वेश्चन पढ़ के समझिए, अब लगता है तो पॉज कीजिए, फिर एक बार पढ़ लीजिए बेटा, वापस बोल रहा हूँ। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, समझिए एक्स मतलब महाराष्ट्र समझिए, ठीक है, महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट इन अ कंट्री इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसके टोटल शेयर कितने हैं, 95 लाख शेयर है, कितने बेटा, 95 लाख इसके शेयर है, 95 लाख इसके शेयर है वाई लिमिटेड के। इस वाई लिमिटेड में एक स्टेट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है बेटा, वो कितने शेयर होल्ड कर रही है, 48 लाख। जरा ये डेटा लिख लीजिए साइड में, ठीक है, 48 लाख शेयर होल्ड कर रही है वाई लिमिटेड में, जिसके खुद के टोटल शेयर 95 लाख से। देखिए, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 9.5 करोड़। इस पे मत देखिए, आप यहाँ पे फोकस कीजिए, 95 लाख शेयर है, 10 रुपीज एज के हिसाब से, इसलिए 9.5 करोड़ हो गई है, ठीक है। वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड 2,50,600 share in Z Private Limited, which having share capital of rupees 5 crore in the forms of 5 lakh share of 100 each। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं भाई, लिख तो ले राजा तू। अब हम बात कर रहे हैं जेड लिमिटेड की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जेड लिमिटेड की। अगर हम जेड लिमिटेड की बात करें, जेड लिमिटेड के कितने शेयर थे जरा मुझे बताना, 5 लाख शेयर थे, कितने शेयर थे, 5 लाख। इस 5 लाख शेयर में से वाई लिमिटेड ने कितने शेयर ले लिए भाई बताइए, तो वाई लिमिटेड ने शेयर लिए 2,50,600। समझ में आ रहा है आपको कुछ, तो यहाँ पे 5 लाख का आधा 2.5 लाख होता है, और 2,50,600 मतलब वाई लिमिटेड ने तो सीधा सीधा मोर देन 50% शेयर होल्ड किया है, किसमें, जेड लिमिटेड में। तो बेटा आपको क्या याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, जरा बताइए, होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन याद आ रहा है।
कौन होल्डिंग कंपनी हो जाएगा? वाई लिमिटेड होल्डिंग हो जाएगा। और कौन सब्सिडरी हो जाएगा? जेड, क्योंकि मोर देन 1/2 शेयर कौन होल्ड कर रहा है? वाई लिमिटेड जेड में होल्ड कर रहा है। देखो 2,50,600, 2 लाख 5 लाख में से 2.5 लाख से ऊपर शेयर वाई लिमिटेड। तो ये तो समझा कि कुछ तो सब्सिडरी और होल्डिंग का है गणित। ओके ठीक है सर। अब जेड लिमिटेड जो कंपनी है, मतलब ये वाली जो कंपनी है, क्लेम द स्टेटस ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड। बराबर है भाई, तुम तो सब्सिडरी हो वाई की, तो ये क्लेम तो तुम्हारा बराबर है। यस। एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। बताइए क्या ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने 48 लाख शेयर होल्ड किए वाई लिमिटेड में, क्या, पहले तो मुझे ये बताइए वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हुई क्या? तो आपको गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन याद आना चाहिए। कितना परसेंट होल्ड किया तो गवर्नमेंट कंपनी होता है बेटा? एटलीस्ट देखो 51% था, 50% नहीं था। कैलकुलेटर लॉ के पेपर को भी लेके जाना, पेपर में भी लेके जाना। तो बताइए कि वो 48 लाख होल्ड कर रहा है। कितना बेटा? 48 लाख। 48 लाख कितने में से? 95 लाख में से। तो कितना परसेंट होल्डिंग हो गया? 50.52%, विच इज लेस देन 51%। तो बेटा ये स्टेट गवर्नमेंट ने कितने शेयर होल्ड किए भाई लिमिटेड में? 50.52, जो 51% नहीं है। और अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी बनना है तो 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती। इतना माइन्यूट सवाल था, 7 मार्क्स दिए थे दोस्तों। तो पहले तो देखिए कि 48 लाख शेयर है टोटल 95 में से, तो कितना शेयर होल्डिंग हो गया? 50.52। और स्टेट गवर्नमेंट का एटलीस्ट कितना चाहिए? 51%। यही तुमको याद आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब देखो, तो सिंपल सी बात है, यहीं पे मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर वाई लिमिटेड खुद गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो जेड तो ये क्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट का कंपनी का भी सब्सिडरी? तो ये गलत चीज है। वो सिर्फ वाई लिमिटेड का सब्सिडरी हो सकता है, जेड लिमिटेड गवर्नमेंट का विषय ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में ऐसे कुछ नहीं। एडवाइज अ लीगल एडवाइजर वेदर जेड प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बेटा? 2013। तो गवर्नमेंट कंपनी का वो सब्सिडरी है कि नहीं, इस चीज के लिए अब हम आगे जाएंगे, क्या है समझने के लिए कि क्या उन्होंने कहा हुआ है। पहले बेटा समझिएगा, पहले तो आपको बेसिक बात बता दी, गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन मैंने तो ये बताया क्या जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हुआ क्या? आंसर इज नो, क्योंकि 51% से ज्यादा वो चाहिए। अब आगे हम देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, नॉट लेस देन 51%, मतलब एटलीस्ट 51% या उससे ज्यादा हेल्ड करना चाहिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और नहीं तो एनी स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके, या तो पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ मिला के अगर सारे गवर्नमेंट पकड़ लो 51 या उससे ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट कंपनी होगा। ठीक है, तो उसे एंड द सेक्शन इंक्लूड कंपनी विच इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच ए गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है भाई, तो इसको भी मान लेंगे। एज पर सेक्शन 287, अब ये होल्डिंग सब्सिडियरी का आ गया। सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या? दोनों प्रोविजन बता रहे हैं बेटा। केस में पहले प्रोविजन बताया 245 में गवर्नमेंट कंपनी का और फिर 287 में सब्सिडियरी का। किसको सब्सिडियरी और होल्डिंग का रिलेशन कब आएगा? जब आप कंपोजिशन होल्ड करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, या तो मोर देन 1/2 शेयर होल्ड करते हो, तो आप होल्डिंग और सब्सिडियरी के रिलेशन में आओगे। इन द इंस्टेंट केस प्रोविजन खत्म, अब फैक्ट ऑफ द केस चालू हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, अ स्टेट इन द कंट्री होल्डिंग 48 लाख शेयर इन वाई लिमिटेड विच इज बिलो 51%, वो 51% से नीचे कितना है बेटा? 50 पॉइंट समथिंग, 51% है नहीं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड एंड हिंस, मतलब क्योंकि 48.4 लाख शेयर है, ठीक है, तो 95 में से अगर इतना करे, मतलब ओके 95 का 51% अगर दूं मैं, 95 लाख का इंटू 51%, तो 48.45 लाख होता है। लेकिन इतने शेयर उसने होल्ड किए नहीं है। उन्होंने कितने शेयर होल्ड किए थे बेटा? सिर्फ 48 लाख। तो 51% से कुछ कम, क्योंकि ये परसेंटेज किसका हुआ? 95 का 51 कीजिए कैलकुलेटर पे, 95 इंटू 95 इंटू 51%, 48.45 होता या उससे ज्यादा होता तो गवर्नमेंट कंपनी मानते, लेकिन उतना ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ 48 लाख इन्वेस्ट किया है। हिंस वाई लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। चलो पहला आंसर तो आपने दे दिया प्रोविजन के बेसिस पे। दूसरा, फर्दर वाई लिमिटेड होल्ड 2,50,600 शेयर इन जेड प्राइवेट लिमिटेड विच इज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर। समझ में आ रहा है? जेड के टोटल शेयर थे कितने बेटा? 5 लाख। 5 लाख का 50% कितना होता है? 2,50,000। और आपको होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन में जाना है तो मोर देन 1/2 चाहिए। तो मोर देन 1/2 कितना हो भाई? 2,50,600। ठीक है।
Thus, company control more than one half total voting power of Z Limited. Hence, Z Private Limited is subsidiary of Y Limited. ठीक है भाई, तो Z को हम Y Limited का सब्सिडरी मानेंगे और Y को Z Limited का होल्डिंग. ठीक है भाई. Therefore, we can conclude that Z Private Limited is subsidiary of Y Limited, but not a government company, since Y Limited is not a government company. वो government company है ही नहीं करके, तो उसे government company नहीं कहा जाएगा. ठीक है. ठीक है, चलो. यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन हुआ मालिक. अब यहाँ पे आप शांति से रिलैक्स कीजिए, ये प्रोविजन को बार बार पढ़िए, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको ऐप में. तो क्वेश्चन आप वापस से एक बार देखिए और रिलैक्स होइए. यहाँ पे आपका एमटीपी खत्म हुआ और सितंबर अटेम्प्ट तक के मेन पेपर आपको मैं दूंगा, तो या तो अवेलेबल है, उसका सजेस्टेड आंसर भी आएंगे, लेकिन यहाँ तक आपने टेंशन कंप्लीट कर लिया, खत्म हो गया आपका. चलो यही पे रुकते बेटा. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.